नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऐसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है आयोग, जो कि इस बार इसमें ऐड किया जा रहा है नवीन सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप सभी को आने वाले इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है और इसके हिसाब से हम इस रिवीजन क्लास में आज लेकर आए हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहें और बने रहने के लिए सबसे पहले तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको स्पेशल अपडेट मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि हम और भी लोगों तक पहुंच सकें हमारे इन वीडियो के लेकर। और साथ ही यदि आपको अंत में ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और लाइक और शेयर करके दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, जिसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कहते हैं यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, यानी कि आपने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सभी लोगों के बारे में सुना होगा जो कि अखिल भारतीय क्रम से इनसे जुड़े होते हैं, जिनको बोलते हैं अखिल भारतीय लोक सेवा परीक्षा, यानी कि भारत का केंद्रीय भर्ती अधिकरण केंद्र, जिससे यूपीएससी कहा जाता है और इसके थ्रू आईएएस आईपीएसओ की भर्ती होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का केंद्रीय भर्ती अधिकरण है जिसमें लोग केंद्र से भर्तियां होती हैं। एक बात, दूसरी चीज कि इस बात का उल्लेख संविधान के भाग 14 में है, जिसमें अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसे भाग 14 में लिया है। कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है यह जो संस्था है, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है और केंद्रीय कार्मिक अभिकरण जो है इसको कहते हैं के अंतर्गत आता है। किसके? कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय कार्मिक अभिकरण के अंतर्गत संघ लोक सेवा कार्य करता है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 14 में है, जिसमें भारत का केंद्रीय भर्ती अधिकरण इसको माना है। इसके बाद आती है बारी कि इसमें किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा आयोग का क्या है, उल्लेख है 315 से 323 में, जिसमें आयोग के गठन, उसकी संरचना और उसके सदस्यों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति, स्वतंत्रता, शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है। संवैधानिक व स्वायत्त संस्था है ये। प्रथम गठन इसका 1926 को हुआ था और ली आयोग की सिफारिश पर इसको गठित किया गया था, संघ लोक सेवा आयोग को। तो संघ लोक सेवा आयोग के परिप्रेक्ष्य में कितनी बातें अपन ने जानी। पहली बात कि यह भारत का केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, जिसे संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315, 323 में लिया गया है, जिसमें लिखा है कि आयोग का गठन कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, पद मुक्ति कैसे होगी, स्वतंत्रता, शक्ति व कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 315 से 323 में है, जो कि भाग 15 में उल्लेखित है। यह संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसमें केंद्रीय कार्मिक अभिकरण कहते हैं। संवैधानिक सेवा स्वायत्त निकाय है। कौन सा निकाय है संघ लोक सेवा आयोग? एक संवैधानिक है और स्वायत्त निकाय है। साथ ही इसका पहला बार जो इसका प्रथम गठन हुआ वो 1926 में हुआ और ली आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। तो इसको एक बढ़िया से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार रिवाइज कर लो। आगे बढ़ते हैं संरचना पर। संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्यों से मिलकर गठित होता है। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग की संरचना एक अध्यक्ष होता है इसमें और कुछ अन्य सदस्यों से मिलकर गठित है। तो एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य हो गए। सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित नहीं होती। सदस्य संख्या को निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है।
आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का भी उल्लेख नहीं है। मतलब आयोग के सदस्यों की क्या योग्यता होगी इसका कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही हालांकि आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जो भारत अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखते होंगे और अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। आइए कार्यकाल पे चलते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो उसका रहेगा। बर्खास्त एवं निलंबन स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है व्यक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ मामलों में इन्हें बिना उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर पद से हटा सकते हैं, जैसे दिवालिया हो जाए व्यक्ति, शारीरिक मानसिक रूप से विकृत हो जाए, पदावधि के दौरान अन्यत्र वैतनिक नियोजन में लगन पर यह यदि पता चलता है कि भाई ये गलत काम में लगा हुआ है तो उसको हटा सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी पद से हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच के उपरांत बर्खास्त करने का परामर्श देता है तो राष्ट्रपति वह सलाह मानना बाध्यकारी होती है और जांच के दौरान राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है। कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि यूपीएससी का अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित हो अथवा निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के में भाग लेता हो। भाई किसी भी प्रकार से यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसको सरकार जो है बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट को जांच भेजेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सलाह दे दी कि ये भैया गलत है तो फिर वो सलाह मानना उसको बाध्यकारी होगा और उसको हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में यूपीएससी के सदस्यों को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में यूपीएससी के अध्यक्ष को कार्यवाहक नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष का पद खाली हो तो राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्य का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, या फिर जब अध्यक्ष अपना काम कर पाने में सक्षम ना हो तब वो उसकी अनुपस्थिति में भी कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की सिर्फ एक ही को शक्ति है, वो है राष्ट्रपति। कार्य और शक्तियों की बात करें तो संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना इसका कार्य है। संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना इसका कार्य होगा। 2 या अधिक राज्य यदि संयुक्त भर्ती का आग्रह करें, है ना, 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त भर्ती का आग्रह करें तो आयोग उनकी योजना बनाने में सहायक होगा। किसी राज्य में राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों में राज्यों को सलाह प्रदान करना। आयोग निम्नलिखित विषयों पर परामर्श दे सकता है। कौन कौन से विषयों पर परामर्श देगा? सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों में से संबंधित सभी विषयों पर सिविल ये जो है आयोग जो है अपनी सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है। एक सेवा से दूसरी सेवा में हस्तांतरण के मामले में, पदोन्नति के मामले में सरकार को परामर्श दे सकता है। भारत सरकार में सिविल सेवकों की हैसियत से कार्य करते समय सभी अनुशासनिक विषयों पर जो है अपना परामर्श दे सकता है। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा किए जाने वाले खर्च के विषय पर जो है परामर्श दे सकता है। शासकीय सेवा में रहते हुए घायल हो जाने पर पेंशन देने के मामले में सरकार को परामर्श दे सकता है। तो इस प्रकार जो 5 बातें हमने पढ़ी वो थी इनके विषयों में परामर्श। मतलब आयोग किस विषय में परामर्श दे सकता है? तो आयोग सिविल पदों या सिविल सेवाओं से जुड़ी हुई भर्तियों के संबंध में परामर्श देगा। आयोग सेवा से दूसरी सेवा में हस्तांतरण के मामले में, पदोन्नति के मामले में जो है सलाह देगा।
सरकार को सिविल सेवा की हैसियत से कार्य करते समय अनुशासनिक विषयों पर सलाह देगा। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाइयों की प्रतिरक्षा के लिए किए जाने वाले खर्चों के विषय में जो है परामर्श देगा। शासकीय सेवा में रहते हुए घायल हो जाने पर पेंशन के मामले में सरकार को परामर्श देगा। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? निम्नलिखित विषयों पर यूपीएससी से परामर्श नहीं किया जाता। कौन कौन सी? पिछड़ी जातियों की नियुक्ति के आरक्षण के मामले में इनसे कोई बात नहीं की जाएगी। जो पिछड़ी जातियों की नियुक्ति पर आरक्षण है वो मामला यूपीएससी से परामर्श में नहीं आएगा। ये उनकी सीमाएं हैं। सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया है। सेवाओं व पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के दावों को ध्यान में रखते हुए जो है यूपीएससी से परामर्श नहीं लिया जाएगा। आयोग का प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनीतिक पद ग्रुप सी और ग्रुप डी सेवाओं के अधिकतर पदों से चयन से संबंधित मामलों में यूपीएससी से परामर्श नहीं लिया जाएगा। कौन सी? आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनीतिक पद ग्रुप सी व ग्रुप डी सेवाओं के अधिकतर पदों से चयन के संबंधित मामलों में यूपीएससी से परामर्श नहीं लिया जाएगा। तो भाई ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे परामर्श नहीं लिया जाएगा? तो भाई ग्रुप सी ग्रुप डी के सदस्य, ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती, उच्च राजनीतिक पद और आयोग के प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई परामर्श यूपीएससी से नहीं लेंगे। पिछड़ी जाति से जुड़े हुए मामलों में कोई परामर्श नहीं लेंगे। SC/ST एक्ट से जुड़े हुए सेवाओं से भर्ती से जुड़े हुए कोई परामर्श इनसे नहीं लिया जाएगा। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य है राज्य को नियुक्ति प्रदान करवाना या फिर जो है भर्ती प्रक्रिया को करवाना जो है सिविल लेवल पर। किसी पद के लिए अस्थायी नियुक्ति अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम समय के लिए पद धारण करता है तो उससे कोई लेना देना नहीं होगा। राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी पद सेवा का विषय को हटा सकता है। इसके लिए उनसे यूपीएससी से नहीं पूछा जाएगा। क्या? कि यदि राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी पद सेवा व विषयों को हटाना चाहे तो हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवा के संबंध में नियम बना सकता है जिसके लिए यूपीएससी से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस तरह बनाए गए नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन के लिए संसद में के सदन में रखना होगा और संसद चाहे तो उसे खारिज या संशोधित कर सकती है। अब आते हैं प्रतिवेदन। भाई प्रतिवेदन किसको देना होगा? तो अनुच्छेद 323 के तहत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है जिसे राष्ट्रपति स्पष्टीकरण के साथ संसद को के समक्ष रखवाता है और आयोग के सुझाव सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। अन्य तथ्य में सुनो, यूपीएससी भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। संसद द्वारा यूपीएससी के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। अध्यक्ष या सदस्य की पुनर्नियुक्ति अथवा दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन एवं भत्ते भारत में संचित निधि से पारित किए जाते हैं। भारतीय संविधान में यूपीएससी की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निम्न प्रावधान है। पहला, कार्यकाल की सुरक्षा, नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन, वेतन भत्ते व पेंशन भारित व्यय, पुनर्नियुक्ति पर रोक और पद से राष्ट्रपति द्वारा वर्णित आधारों पर ही हटाया जाएगा, इस बात की पुष्टि। इतनी बातें होने के बाद ही निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहने की जो है अभिकल्पना की जाती है। यूपीएससी के मुख्य अध्यक्षों की बात करें तो सर रोस बारकर जो कि प्रथम अध्यक्ष थे, उसके बाद HK कृपलानी आज़ादी के समय थे, उसके बाद रोज मिलियन बैथ्यू पहली महिला थी जो कि 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक थी। इसके बाद आए JM कुरैशी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, DP अग्रवाल जो कि अध्यक्ष थे अगस्त 2008 से अगस्त 2014 तक। फिर आई रजनी राजदान जो कि अगस्त 2014 से नवंबर 2014 तक थी। फिर आई दीपक गुप्ता नवंबर 2014 से सितंबर 2016। अलका सिरोही जो कि 2016 से 17 तक थी जनवरी। फिर आए डेविड R सिमहलेह, विनय मित्तल, अरविंद सक्सेना, प्रदीप कुमार जोशी, ये सभी लोग जो थे ये थे मुख्य अध्यक्ष थे यूपीएससी के। तो हमने यूपीएससी से जुड़ी हुई कितनी बातें पढ़ी, इनको फिर से एक बार देखते हैं। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में उल्लेखित वह संस्थान है जिसमें भारत का केंद्रीय भर्ती अधिकरण माना गया है, जिसको भारत के कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत अधीन कार्यरत माना जाता है और यह केंद्रीय कार्मिक
प्राधिकरण है, संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है और प्रथम गठन 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। इसके बाद आई संरचना, जिसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्यों की इसमें टीम होती है। सदस्य संख्या निर्धारित नहीं होती है, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। आयोग के सदस्य की योग्यता का कोई भी उल्लेख नहीं है। 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए कम से कम, और अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगी। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक रहेगा। बर्खास्त और निलंबन जो है स्वेच्छा से जाना चाहे तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे के जा सकता है व्यक्ति, या फिर राष्ट्रपति कुछ मामलों में उच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर हटा सकेगा कि जैसे बंदा दिवालिया हो गया, शारीरिक मानसिक रूप से विकृत हो गया, पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, कोई भी प्रकार से यदि उसको पता चलता है तो राष्ट्रपति को उसे उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट के आधार पर हटाएगा। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और दूसरे अध्यक्षों को कदाचार के कारण पद से हटा सकता है, परंतु मामला राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय को भेजना होगा और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही वो इस बात से उनको निलंबित कर सकता है। कदाचार के मामले में यूपीएससी का अध्यक्ष या अन्य सदस्य का कदाचार दोषी माना जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित हो अथवा निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा करार के लाभ से भाग लेता हो। कार्यवाहक अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में कार्यवाहक जो है अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। एक तो जब पद खाली हो, दूसरा अध्यक्ष अपना काम करवाने में असक्षम हो तो या उसको अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। और उसकी शक्तियां और कार्य क्या होंगे कि भाई ये नियुक्ति कराएंगे, परीक्षा कराएंगे, 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक संयुक्त रूप से नियुक्त अगर भर्ती करानी है तो योजना बनाएंगे। किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत इन्हीं मामलों में राज्यों को सलाह भी दे सकेंगे, परामर्श भी दे सकेंगे। सिविल सेवाओं, सिविल पदों की भर्ती के लिए जो है नियम बना सकते हैं, सभी विषयों पर पद्धतियां को बना सकते हैं। सेवा में एक सेवा से दूसरी सेवा में हस्तांतरण के अगर हो सकता है तो उसकी परामर्श दे सकते हैं। कोई विषय बनाना चाहें तो विषय में से संबंधित सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को। या फिर सिविल पदों के लिए, सिविल पदों में अपने कर्तव्यों निष्पादन के लिए जो है किस प्रकार से खर्चे हैं उन सभी के लिए सलाह दे सकते हैं। परिसीमाएं क्या हैं, यूपीएससी से नहीं पूछा जाएगा। आरक्षण के क्षेत्र में, ये SC/ST के क्षेत्र में यदि कोई आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है तो यूपीएससी से नहीं पूछा जाएगा। यदि कोई SC/ST से जुड़ा हुआ मामला है तो उससे नहीं पूछा जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जानी है तो यूपीएससी से नहीं पूछा जाएगा। कोई राजनीतिक पद पे खाली है और उसके बारे में कोई भर्ती की जानी है तो यूपीएससी से नहीं पूछा जाएगा। ग्रुप A, B की नियुक्ति यूपीएससी से होती है। ग्रुप C और D के लिए सेवा भर्तियों से कोई भी यूपीएससी से लेना देना नहीं होगा, वो स्वयं राज्य या केंद्र भरता रहे। यूपीएससी से सिर्फ A और B लेवल पर बात होती है भर्ती होती है। मतलब पद के लिए स्थायी अस्थायी नियुक्ति 1 वर्ष से कम के लिए धारण करता है, इस बात के लिए कोई पूछने की बात नहीं है। राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे में किसी पद या सेवा से हटाया जा सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो सभी इसमें आएंगी। अब देखते हैं तो प्रतिवेदन जो है अनुच्छेद 323 के तहत आयोग द्वारा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे सकता है। स्पष्टीकरण के साथ संसद को सम्मुख प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति, और आयोग की सुझाव सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। ये बात प्रतिवेदन के अनुरूप होती है। और इसके अलावा कुछ तथ्य जो हमने पढ़े कि ये केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। यूपीएससी का कार्यक्षेत्र में वृद्धि संसद के द्वारा हो सकती है। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते संचित निधि से पारित होंगे। तो इसमें जो इनके निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इनके कार्यकाल की सुरक्षा होती है। नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों से अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, ये होता है। वेतन भत्ते, पेंशन, भारित व्यय सब चीज़ें इनको दी जाती हैं। प्रतिनियुक्ति पर पुनर्नियुक्ति पर रोक होती है कि एक बार नियुक्त हो गए फिर दोबारा से नहीं किया जा सकता, एक बार ही आप उसमें चुने जा सकते हो। पद से राष्ट्रपति द्वारा वर्णित आधार पर ही हटाया जा सकता है और कोई इनको क्या टच नहीं कर सकता। इसके अलावा जो मुख्य अध्यक्ष थे तो सर रोस बारकर पहले अध्यक्ष थे। HK कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। रोज मिलियन बैथ्यू प्रथम महिला थी। JM कुरैशी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। DP अग्रवाल, रजनी राजदान, दीपक गुप्ता, अलका सिरोही, डेविड R सिमले, विनय मित्तल, अरविंद सक्सेना, प्रदीप कुमार जोशी, ये सभी लोग यूपीएससी के मुख्य अध्यक्ष थे। तो हमारा ये चैप्टर यूपीएससी से जुड़ा हुआ था जो कि आयोग की पूरी डिटेल को बताता है। ऐसे ही क्रम में अगला जो क्रम होगा वो होगा राज्य लोक सेवा आयोग का। राज्य लोक सेवा आयोग को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में यहीं तक हम अपनी बात रखते हैं। जाने से पहले निवेदन करते हैं कि करिए इसको लाइक, इसको शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।